द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनके फाउंडेशन पर एफआईआर हो चुकी है। जी हां, और मामला वही है, कोरोना की दवाई को गैरकानूनी ढंग से रखना, जमा करना या बांटने का ये मामला है, जो पहले भी उठा था। जी हाँ, पहले भी इस पर बहुत ज़्यादा विवाद उठा था और पकड़ी गई थी उनकी दवाइयाँ वगैरह, जो उनका फाउंडेशन ये दावा कर रहे थे कि हम लोगों की सेवा के लिए लाए हैं और लोगों की सेवा के लिए बांट रहे हैं। साथियों, उस दौरान जब महामारी अपने उफान पर थी तो पूरे देश से कई जगह से ये खबरें आ रही थी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता पकड़े जा रहे हैं या उनका नाम, आरोप उन पर लग रहा है कि किस तरह से वो दवाइयों के साथ हेर फेर कर रहे हैं, दवाइयों की घोटालेबाजी कर रहे हैं। साथियों, अब गौतम गंभीर के फाउंडेशन पर एफआईआर हो चुकी है। उसके अलावा आपके भी, यानी आम आदमी पार्टी के भी 2 एमएलए पर इसकी जो है सो एफआईआर हुई है। हम आगे आपको खबर विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो ताज़ा खबर है वो बता देते हैं। कोरोना की दवा बांटने का मामला, गौतम गंभीर के फाउंडेशन के खिलाफ एफआईआर, 2 आप विधायकों पर भी केस हुआ है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर मुश्किल में फंस सकते हैं। गौतम गंभीर के फाउंडेशन के खिलाफ कोरोना की दवाइयां एकत्रित कर बांटने का मुकदमा कर दिया गया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ भी मुकदमा हुआ है। साथियों, पूरी तरह से आप समझ लीजिए कि जो दवाई बांटने का जो मामला था और जो पकड़ी गई थी, अब इन पे शिकंजा कसता जा रहा है। इन पर एफआईआर हो चुकी है, गौतम गंभीर पर या उनके फाउंडेशन पर। साथियों, ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली औषधि नियंत्रण विभाग ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि उसने महामारी की दूसरी लहर के दौरान कोविड रोधी दवाओं के अवैध भंडारण और वितरण के आरोप में गौतम गंभीर फाउंडेशन तथा आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों इमरान हुसैन और प्रवीण कुमार के खिलाफ एक अदालत में अभियोजन शुरू कर दिया है। डीडीसीडी ने स्थिति रिपोर्ट के रूप में अपने जवाब में कहा, जांच टीम की छानबीन के आधार पर अदालत में गौतम गंभीर फाउंडेशन, इसके न्यासियों और सीईओ के खिलाफ औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 27B(2) के साथ धारा 18C के प्रावधानों के तहत 8 जुलाई को मुकदमा शुरू कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता गौतम गंभीर इस फाउंडेशन के न्यासियों में से एक हैं। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है साथियों, कि जब महामारी चल रही थी, लोग परेशान थे, पूरे देश में लोगों को न हॉस्पिटल मिल रहा था, न बेड मिल रहा था, न दवाइयाँ मिल रही थी, न ऑक्सीजन मिल रही थी, लेकिन कुछ ऐसे भी नेता थे जो जमाखोरी कर रहे थे। ये कैसी लोगों की सहायता है कि आप अपने पास 100, 200 या 1000 या 10 लाख दवाइयाँ जमा कर लें और लोग उधर सिसक कर मरते रहें। आप, हो सकता है आप भारतीय जनता पार्टी के हैं तो आपके खून में तो वैसे भी दौड़ रही है नफरत, तो आप हो सकता है कि जमा करें और अपने लोगों को ही दें। या फिर कई कालाबाजारी के भी मामले आए हैं साथियों। जी हाँ, उस समय जब महामारी उफान पर थी तब कालाबाजारी के भी मामले सामने आए थे कि दवाइयों की या रेमडेसिविर की किस तरह से कालाबाजारी चल रही है। हज़ारों रुपए में रेमडेसिविर बेची जा रही थी साथियों। तब ये मामला कुछ भी हो सकता है फिलहाल। अब लेकिन जैसे इन पर शिकंजा कस दिया गया है। साथियों, अब जो इन पर धाराएं लगाई गई हैं, थोड़ा सा हम उस पर भी बता देते हैं। जो छापी है, धारा 18C बिना लाइसेंस के दवा उत्पादन, इसकी बिक्री और वितरण पर रोक लगाती है, तथा धारा 27B(2) में इस अपराध के लिए कम से कम 3 साल या अधिकतम 5 साल के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। तो अगर ये इस मामला साबित होता है और ये दोषी पाए जाते हैं तो 3 से 5 साल तक की सज़ा भी हो सकती है और फिर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथियों, डीडीसीडी के जवाब के अनुसार कुमार के खिलाफ भी औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के तहत इन्हीं अपराधों में मुकदमा शुरू किया गया है। जवाब में कहा गया है कि गंभीर और कुमार के खिलाफ रोहिणी अदालत में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पृथ्वीराज के समक्ष यह मुकदमा दायर किया गया है। डीडीसीडी ने बताया कि स्पष्टीकरण का मौका देने के बाद गौतम गंभीर फाउंडेशन को चिकित्सा शिविर चलाने के लिए कोविड-19 रोधी दवा फेविपिराविर एवं चिकित्सीय ऑक्सीजन बेचने वाले डीलरों और खुदरा विक्रेताओं की बिक्री लाइसेंस कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में 10 दिन के लिए निलंबित कर दिए गए। साथ ही जो सोच लीजिए, जो ये दवाइयाँ जो सप्लाई कर रहे थे या जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे थे, उन पर भी कार्रवाई हुई और उनका भी जो लाइसेंस था 10 दिन के लिए रद्द किया गया, निलंबित किया गया था। साथियों, हुसैन ने कोई आवश्यक लाइसेंस के लिए चिकित्सीय ऑक्सीजन का कथित रूप से भंडारण और वितरण किया था तथा वह भी इन्हीं अपराधों के तहत मुकदमे का सामना कर रहे हैं। स्थिति रिपोर्ट पर जनहित याचिका पर दायर की गई, जिसमें आम मरीजों
मरीजों की ज़रूरी दवाओं के लिए दर दर भटकते रहने के बावजूद नेताओं द्वारा बड़ी मात्रा में कोविड-19 रोधी दवाएं खरीदे जाने और वितरित किए जाने को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। आप सोचिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि लोग सिसक रहे थे, लोग तड़प रहे थे, दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, लेकिन नेता के साहब हम तो सेवा कर रहे हैं और उसके लिए लाखों हज़ारों की संख्या में अपने अपने पास दवाइयाँ जमा कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे और अपने हिसाब से पता नहीं वितरण कर भी रहे थे या नहीं कर रहे थे। साथियों कोविड-19 की दवाइयों की जमाखोरी का जो ये मामला जो अभी जो FIR दर्ज हुई है, ये मामला पुराना है। समझ लीजिए आपके मई के आखिरी हफ्ते में चंद कुछ दिनों में और जून के पहले हफ्ते के कुछ दिनों में ये बहुत ही मामला विवाद में आया था, जो हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या हुआ था उस समय, किस तरह से जमाखोरी का मामला सामने आया था। देखिए, हिंदुस्तान ने छापी थी दवा की जमाखोरी के आरोप पर गौतम गंभीर ने लिया भगत सिंह का सहारा। दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रण ने गुरुवार को हाई कोर्ट को बताया कि गौतम गंभीर फाउंडेशन कोविड-19 मरीजों के उपचार में होने वाली दवा फैब फ्लू की अनाधिकृत यानी गैर कानूनी तरीके से जमाखोरी करने, खरीदने और उसका वितरण करने के दोषी पाया गया है। इसके अलावा कोर्ट को बताया गया है कि आप विधायक प्रवीण कुमार ने भी ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट के तहत अपराध किया है। ड्रग कंट्रोलर ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में नए सिरे से जांच रिपोर्ट पेश करते हुए ये जानकारी दी थी। तो साथियों, ये उसी समय कोर्ट में मामला सारा पहुंच चुका था, लेकिन अब जो है सो पूरी तरह से FIR वगैरह सब हो चुकी है, यानी गौतम गंभीर और उनकी जो फाउंडेशन है वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। साथियों उस दौरान जब महामारी उफान पर थी, तब इस तरह की कई खबरें आ रही थी जहां पर आरोप लग रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जमाखोरी के आरोप लग रहे थे। महाराष्ट्र से भी एक बड़ी खबर आई थी जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, उन पर भी ये आरोप लगा था साथी। और जो 2 सप्लायर से जिनसे पूछताछ की जा रही थी ज़्यादा दवाइयों की सप्लाई को लेकर या जमाखोरी को लेकर, जब महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी, तब उस समय देवेंद्र फडणवीस वहां पहुंच गए थे उन लोगों को बचाने के लिए और उन्हें छुड़ा लिया था कि हम तो भैया जनता की सेवा करने के लिए दवाइयाँ मंगा रहे थे इनसे या ले रहे थे। आप सोचिए कि अगर आप गैर कानूनी ढंग से या जितनी आपको अनुमति है कि आप मान लीजिए कि अगर 100 शीशी आपको दवाई रखनी है तो फिर आप 1000 शीशी क्यों लेंगे? ये गैर कानूनी है या नहीं? कुछ इसी तरह का मामला उस समय आया था सामने और देवेंद्र फडणवीस का खूब नाम उछला था। जमाखोरी के मामले में उन पर आरोप लगे थे। देखिए, ये खबर क्या छपी थी वो हम आपको बता देते हैं। रेमडेसिविर पर सियासत, फडणवीस बोले परेशान किया जा रहा है कोरोना दवा के सप्लायर। मुंबई पुलिस ने कहा फिर होगी पूछताछ। जहाँ जब चारों तरफ से देवेंद्र फडणवीस घिर गए थे तब उन्होंने कहा था कि भैया दवाई के जो सप्लायर हैं उनको परेशान किया जा रहा है। साथियों उस समय देवेंद्र फडणवीस का नाम बहुत बुरी तरह से उछला था। तब उन्होंने महाराष्ट्र की पुलिस पर और सरकार पर भी एक तरह से आरोप लगाया था अपनी जान बचाने के लिए और अपनी जान छुड़ाने के लिए। देखिए, लिखा है फडणवीस का कहना है कि राज्य की पुलिस दमन स्थित रेमडेसिविर सप्लायर को सिर्फ इसलिए परेशान कर रही है क्योंकि वहां का सप्लायर भाजपा नेताओं के अनुरोध पर राज्य को रेमडेसिविर का स्टॉक देने पर राजी हो गया था। भैया क्यों भाजपा नेता को क्यों स्टॉक लेना था? क्या मतलब उसकी ज़रूरत क्या पड़ गई थी? इसी बात पे बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहा था साथियों, क्योंकि ज़रूरतमंदों तक दवाई नहीं पहुंच पा रही थी और बड़े बड़े लोगों के पास और नेताओं के पास स्टॉक पकड़ा जा रहा था। ये जो है सुबह और उनसे पूछताछ हो रही थी तो नेता जो है ऊपर से पुलिस पर ही आरोप लगा रहे थे और सरकार पर ही आरोप लगा रहे थे। ये देखिए, कोरोना वायरस के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा रेमडेसिविर को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई है। दरअसल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र पुलिस दमन स्थित रेमडेसिविर सप्लायर को सिर्फ इसलिए परेशान कर रही है क्योंकि वहां का सप्लायर भाजपा नेताओं के अनुरोध पर राज्य को रेमडेसिविर का स्टॉक देने पर राजी हो गया था। हालांकि महाराष्ट्र पुलिस ने इन आरोपों से पल्ला झाड़ दिया है। पुलिस का कहना है कि दवा की कालाबाजारी ना हो इसके लिए वह स्टॉक की जांच के लिए निकले थे। सही बात है भैया, पुलिस की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं और उस समय जिस तरह से कालाबाजारी हो रही थी उसे रोकने का काम भी सरकार का और पुलिस का ही था। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।